हाँ जी, नमस्कार, राम राम साहब। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस ई लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर। अगर आप भी बीएससी एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हो तो आपके लिए सभी सेमेस्टर की क्लासेज और वीडियो, निःशुल्क नोट्स वगैरह सब आपको सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस मिलेगा। यहाँ सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स, क्लासेज और पीडीएफ है वो सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं। तो आज ही ज्वाइन कीजिए सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल, फिर अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर करें। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। पिछली क्लास के अंदर अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ बॉटनिकल पढ़ा था अपन ने, यानी कि जो वानस्पतिक थे उनका अपन ने वर्गीकरण पढ़ा था। मेडिसिन के आधार पर अलग होते हैं उनके, मेडिसिन के आधार पर। फिर एरोमेटिक प्लांट्स का वर्गीकरण पढ़ा। उसके अलावा अपन ने कॉस्मेटिक प्लांट्स के बारे में देखा था, जो अपने सौंदर्य प्रसाधन प्रसाधन के रूप में काम में आते हैं, सजावटी अपने त्वचा के रूप में काम आते हैं, उनके अपन पढ़ा था। आज अपन पढ़ने वाले हैं, आज की अपनी जो क्लास होगी पांचवा टॉपिक की क्लास है, क्लास नंबर 5 है। अभी तक आपने और पिछले वाली क्लास नहीं देखी है तो आप वो पिछले वाली क्लासों को देख लेना। सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपको प्ले लिस्ट मिलेगी, बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर, उसमें आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। आज अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ बायो पेस्टिसाइड, यानी कि बायो पेस्टिसाइड का अपन व्यापारिक स्तर पर अगर इनका उत्पादन करना चाहे तो क्या तकनीक है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। बायो पेस्टिसाइड की व्यापारिक स्तर पर उत्पादन करने की तकनीक के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपन आज अपनी क्लास को। मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ बायो पेस्टिसाइड, यानी कि जैव कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है अपनों को व्यावसायिक स्तर पर। व्यावसायिक स्तर पर व्यावसायिक स्तर पर अगर अपन बायो पेस्टिसाइड का उत्पादन करना चाहे तो उसकी क्या तकनीक है उसके बारे में आज अपने इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने आज। भारत में जैव कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल तरीकों से कीटों को नियंत्रित करने के लिए जैविक एजेंटों को कुशलता पूर्वक, किफायती और उच्च गुणवत्ता में तैयार करने के लिए विशेष तकनीकों और बुनियादी ढांचे का उपयोग करता है। अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत में है जैव कीटनाशकों का उपयोग है व्यापक स्तर पर किया जाता है, जिससे क्या होता है अपना पर्यावरणीय दृष्टि से वो अनुकूल रहे और कीट है वो नियंत्रित हो जाए। पर्यावरण बायोपेस्टिसाइड का अपन प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि अपना पर्यावरण है वो पर्यावरण सही रहे, अनुकूल रहे। बायोपेस्टिसाइड पर्यावरण के लिए क्या है? अनुकूल है। और बायोपेस्टिसाइड है इनका अपन उपयोग करते हैं तो ये पर्यावरण के लिए अनुकूल रहता है तथा कीटों को क्या करते हैं? नियंत्रित करने के काम आता है। उसके अलावा जो जैविक एजेंट होते हैं उनका भी अपन कुशलता पूर्वक है किफायती ढंग से उच्च गुणवत्ता युक्त तैयार करने के लिए अपन तकनीक और बुनियादी ढांचे हैं इनका अपन उपयोग करते हैं। जैव कीटनाशकों में जीवित जीव या उनके उप उत्पाद शामिल होते हैं। जैविक कीटनाशकों में क्या होते हैं? जो बायोपेस्टिसाइड होते हैं, बायोपेस्टिसाइड में जीवित बायोपेस्टिसाइड होते हैं, इसमें जीवित जीव या इसके क्या होते हैं? जीवित जीव या इनके उप उत्पाद होते हैं। क्या होते हैं? इनके उप उत्पाद। जो जीवित जीव होते हैं या फिर इनके जो सब प्रोडक्ट होते हैं उन सब प्रोडक्ट को अपन बायोपेस्टिसाइड में है वो शामिल करते हैं। अब शुरू बात करते हैं अपन बायोपेस्टिसाइड के प्रोडक्शन की टेक्निक के बारे में। बायोपेस्टिसाइड यानी कि जो प्रमुख जैव कीटनाशक है वो कौन कौन से है उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो जैसे बैक्टीरिया बेस्ड जो जीवाणु आधारित बायोपेस्टिसाइड है वो कौन कौन से है? बैसिलस थुरिएंसिस, जिसको अपन बीटी बोलते हैं, बैसिलस थुरिएंसिस जीवाणु आधारित बायोपेस्टिसाइड है। फिर है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। बैसिलस थुरिएंसिस तथा स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है, ये कैसे है? ये बैक्टीरियल बेस्ड बायोपेस्टिसाइड है, यानी कि जीवाणु आधारित बायोपेस्टिसाइड है। फिर है फंजी बेस्ड, यानी कि कवक आधारित। कवक आधारित की मैं बात करूं तो इसमें आएगा ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, ब्यूवेरिया बेसियाना, मेटाराइजियम एनिसोप्लाई। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कवक जनित बायोपेस्टिसाइड कौन सा है, तो इसमें अपन को ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, ब्यूवेरिया बेसियाना तथा मेटाराइजियम एनिसोप्लाई के बारे में बताना है। और अगर क्वेश्चन आए अपना बैक्टीरियल बेस्ड बायोपेस्टिसाइड का, तो अपन को बैसिलस थुरिएंसिस, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस के बारे में बताना है। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस तथा बैसिलस थुरिएंसिस है बैक्टीरियल बेस्ड। और अगर मैं
फंजी बेस्ड की बात करूं, कवक आधारित की बात करूं, तो इसमें ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, ब्यूवेरिया बेसियाना, मेटाराइजियम, एनिसोप्लेस आते हैं। अब अपन बात करते हैं प्लांट बेस्ड, पौधों के आधारित के पौध आधारित कौन कौन से है जो अपने बायोपेस्टिसाइड है। इसमें नीम आधारित उत्पाद है, वो है एजाडिरेक्टिन। क्या है? एजाडिरेक्टिन। एजाडिरेक्टिन, नीम के अंदर एजाडिरेक्टिन नामक तत्व पाया जाता है, जिसका उपयोग अपन है बायोपेस्टिसाइड के रूप में करते हैं। अगला है एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड। क्या है? एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स की मैं बात करूं तो इसमें आएगा स्टार्डिनिमा और हेटेरो हेब्डिस स्पीसीज आती है। कौन कौन सी आती है? स्टार्डिनिमा और हेटेरो हेब्डिटिस स्पीसीज है, वो किस में आती है? एंटोपैथोजेनिक निमेटोड में आते हैं। अब अपन बात करते हैं इनका उत्पादन की प्रक्रिया क्या है। मास प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। ये तो हो गए इनके प्रकार के कौन कौन से होते हैं। जैसे बैक्टीरियल आधारित कौन से है, तो बैसिलस थुरिनजिस, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। न्यू टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से बैक्टीरियल बेस्ड बायोपेस्टिसाइड कौन से है, वायरस बेस्ड बायोपेस्टिसाइड कौन से है, ये अपन को पूछ सकते हैं। तो ये भी अपन को है पता होना चाहिए। बायोपेस्टिसाइड के उत्पादन की जो सामान्य चरण है वो निम्नलिखित है। पहला है इसमें सिलेक्शन ऑफ स्टेरनेस, प्रभेदों का चयन। सिलेक्शन ऑफ स्टेरनेस, प्रभेदों का चयन। प्राकृतिक वातावरण से प्रभावी और स्थिर किस्मों का पृथक्करण करना चाहिए। जो प्राकृतिक वातावरण है, उस प्राकृतिक वातावरण से अपन को प्रभावी और स्थिर किस्मों का पृथक्करण और स्कैनिंग करनी चाहिए। लक्षित कीट के प्रति रोग जनकता और पर्यावरणीय अनुकूल सुनिश्चित करना है। किसी भी अगर अपन प्रभेद को चयन कर रहे हैं, यानी कि कोई भी अपना उत्पाद बनाना चाहते हैं, किस जीव से अपन उत्पाद बनाना चाहते हैं, जैसे अपन एजाडिरेक्टिन बनाना चाहते हैं, तो जो अपन प्लांट बेस्ड बायोपेस्टिसाइड बनाना चाहते हैं, तो अपन किसका सिलेक्शन करेंगे? नीम का सिलेक्शन करेंगे कि नीम से जो अपन बायोपेस्टिसाइड बनाएंगे वो सही होगा। तो क्यों होगा सही? क्योंकि ये लक्षित कीटों के प्रति रोगजनक उत्पन्न कर देता है और पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है। तो अपन को ऐसा प्रभेद चयन करना है जो अपने जो लक्षित कीट हैं उनके लिए हानिकारक हो, लक्षित कीटों को ही नष्ट करें तथा पर्यावरण के लिए क्या हो ना, अपने अनुकूल हो। ऐसे प्रभेद का चयन करना चाहिए। दूसरा है कल्टीवेशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि संवर्धन और वृद्धि, कि इनका संवर्धन किस प्रकार से करेंगे, वृद्धि किस प्रकार से करेंगे। दूसरा है इसमें संवर्धन और वृद्धि के अंदर पहला है अपना बैक्टीरियल बायोपेस्टिसाइड। जो बैक्टीरियल बायोपेस्टिसाइड होते हैं, जीवाणु जैव कीटनाशी होते हैं, इनका अपन वृद्धि और संवर्धन किस प्रकार से करते हैं उसकी बात करते हैं। तरल मीडिया में फर्मेटर में अनुकूलित तापमान, पीएच और ऑक्सीजनित आपूर्ति के साथ संवर्धित करते हैं। जो तरल मीडिया होता है, तरल मीडिया के अंदर अपन बायोपेस्टिसाइड का संवर्धन करते हैं। कौन सी मशीन में करते हैं? फर्मेटर में करते हैं। कौन सी मशीन में करते हैं? फर्मेटर मशीन होती है एक, उसके अंदर है अपन फर्मेटर के अंदर अनुकूलित तापमान, अनुकूलित पीएच और अनुकूलित ऑक्सीजन स्तर के साथ में उनका संवर्धित करते हैं। तापमान, पीएच और ऑक्सीजन स्तर है वो अपने अनुकूलित होना चाहिए, फर्मेटर मशीन में करते हैं। पोषक तत्व कौन कौन से डालेंगे बैक्टीरियल बायोपेस्टिसाइड में? बैक्टीरियल बायोपेस्टिसाइड के प्रवर्धन या फिर इनके प्रोडक्शन के लिए अपन इसमें डालेंगे पेप्टोन, ग्लूकोज, लवण वृद्धि बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। पेप्टोन, ग्लूकोज तथा लवण का अपन प्रयोग करेंगे। इसके विस्तृत जानकारी आपको है वो अपने जो प्रैक्टिकल आता है मास प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल बायोपेस्टिसाइड, उस प्रैक्टिकल के अंदर अपन में गए अच्छे से समझाया हुआ है। इसके अंदर अपन जो पोषक तत्व यूज लेंगे वो पेप्टोन, ग्लूकोज तथा लवण वृद्धि बढ़ाने के लिए उपयोग में लेंगे। अगला है फंजल बायोपेस्टिसाइड, यानी कि कवकीय जैव कीटनाशक। कवकीय जैव कीटनाशक की बात करूं मैं इसमें, तो इसमें अपन ठोस सबस्ट्रेट के रूप में चावल, गेहूं का चोकर लेंगे। चावल, यहाँ पे जो गेहूं का चोकर है उसके अंदर है फंजीसाइड वृद्धि करेंगे, उनको अपन ठोस सबस्ट्रेट के रूप में लेंगे। और अगर अपन तरल की बात करें तो तरल को फर्मेंटेशन प्रणाली में उगाए जाते हैं। जो फर्मेंटेशन प्रणाली होती है, निर्जलीकरण प्रक्रिया होती है, उस फर्मेंटेशन प्रक्रिया के अंदर किण्वनीकरण की प्रक्रिया होती है। जो फर्मेंटेशन यानी किण्वनकरण, उस प्रक्रिया में इनको उगाया जाता है तथा फंजल बायोपेस्टिसाइड का उत्पादन किया जाता है। अगला है अपना वायरस, और अगर इनको विशिष्ट नमी और वायु प्रवाह की स्थिति की आवश्यकता होती है। फंजल की वृद्धि के लिए अपन को नमी तथा वायु का प्रवाह होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं वायरस बेस्ड बायोपेस्टिसाइड। जो जीवाणु वायरस आधारित होते हैं,
वायरस आधारित जो जैव कीटनाशक होते हैं उनका अपन प्रवर्धन किस प्रकार से करेंगे। तो अगर मैं फंजल की बात करूं तो फंजल में अपन दो सबस्ट्रेट लेंगे, एक ठोस सबस्ट्रेट और एक तरल सबस्ट्रेट। ठोस सबस्ट्रेट के रूप में अपन चावल या फिर गेहूं होता है उसका है जो चोकर है वो काम में लेंगे। वायरस के लिए नियंत्रित परिस्थितियों में जीवित होस्ट कीटों में वायरस का प्रवर्धन किया जाता है। जो वायरस है अपन को पता है कि वायरस का वृद्धि कहाँ पर होगी, जीवित कोशिकाओं में होती है। तो अपन वायरस के जो बायोपेस्टिसाइड है उनके वृद्धि के लिए नियंत्रित परिस्थितियों में अपन जीवित होस्ट कीट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? होस्ट कीट का प्रयोग करेंगे। परजीवी के रूप में अपन है जो होस्ट कीट का प्रयोग करेंगे वायरस बेस्ड बायोपेस्टिसाइड में। अगला है नीम बेस्ड बायोपेस्टिसाइड। जो नीम आधारित जैव कीटनाशक होते हैं इनका अपन किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। तो सॉल्वेट एक्सट्रैक्शन या कोल्ड प्रोसेसिंग के माध्यम से नीम के बीजों में से एजाडिरेक्टिन का निष्कर्षण किया जाता है। जो नीम के बीज होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं? नींबोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नींबोली। नींबोली होती है। इस नींबोली से अपन को यदि वो निकालना है एजाडिरेक्टिन तो अपन इसके लिए कौन सी विधि अपनाएंगे? सॉल्वेट एक्सट्रैक्शन या कोल्ड प्रोसेसिंग। सॉल्वेट एक्सट्रैक्शन या कोल्ड प्रोसेसिंग। सॉल्वेट एक्सट्रैक्शन या कोल्ड प्रोसेसिंग विधि से अपन नीम की नींबोली से एजाडिरेक्टिन का निष्कर्षण करते हैं। अगला है अपना हार्वेस्टिंग या प्राप्त करना। कि किसी भी अगर पौधे से अपन हार्वेस्ट के माध्यम से अगर कोई बायोपेस्टिसाइड को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए किस प्रकार से करेंगे। जैसे माइक्रोबायल बायोपेस्टिसाइड है, इसके लिए अपन जो विधि अपनाएंगे वो है सेंट्रीफ्यूजेशन या निस्पंदन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। जो माइक्रोबायोलियल बायोपेस्टिसाइड है, माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किए जाते हैं, इसके लिए अपन है सेंट्रीफ्यूजेशन या जिसको अपन निस्पंदन बोलते हैं उसी विधि से इनको एकत्रित किए जाते हैं। अगला है सॉलिड स्टेट कल्चर्स। जो ठोस स्थिति के संवर्धन होते हैं इनको कवक के बीजाणु या अन्य उत्पादों को हटाने के लिए खुरच कर या छलनी से अलग किया जाता है। जो कवक के बीजाणु या फिर अन्य उत्पाद होते हैं उनको हटाने के लिए अपन खुरच कर या छलनी के माध्यम से अलग करते हैं। अगला है नीम बेस्ड आधारित। निकाले गए यौगिक को सांद्रित और स्थिर किया जाता है। यह हो गई अपनी हार्वेस्टिंग। अब अपन बात करते हैं फॉर्मुलेशन की, यानी कि इनको किस रूप में देते हैं, फॉर्मुलेशन किस रूप में बनाया जाता है। तो जैव कीटनाशकों को तरल, पाउडर या ग्रेनुअल या टेबलेट के रूप में तैयार किया जाता है। जो बायोपेस्टिसाइड होते हैं इनका फॉर्मुलेशन किस रूप में करते हैं? तो अपन तरल रूप में करते हैं, यानी कि द्रव रूप में करते हैं। ठोस पाउडर के रूप में करते हैं, पाउडर फॉर्म में करते हैं। ग्रेनुअल यानी कि छोटी छोटी जो गोलिकाएं होती है जैसे यूरिया वगैरह की जो होते हैं वो ग्रेनुअल्स होते हैं। या फिर अपन टेबलेट के रूप में बायोपेस्टिसाइड तैयार करते हैं। स्थायित्व और अनुप्रयोग दक्षता बढ़ाने के लिए जो बायोपेस्टिसाइड है उसमें स्थायित्व और अनुप्रयोग दक्षता बढ़ाने के लिए स्टेबलाइजर डालेंगे, जैसे कैरियर, टेल्कले या वेटिंग एजेंट है वो जोड़े जाते हैं। अगला है क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि गुणवत्ता नियंत्रण। जो अपन बायोपेस्टिसाइड तैयार किया है उसकी क्वालिटी को किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, किस प्रकार से गुणवत्ता का नियंत्रण करेंगे उसकी बात करते हैं। तो जीवित बीजाणु गणना, शुद्धता, सेल्फ लाइफ और रोग जनकता जैसे मापदंडों की निगरानी करते हैं। जो जीवित बीजाणु होते हैं उनकी गणना करेंगे, उनकी शुद्धता रखेंगे, उनकी सेल्फ लाइफ यानी कि जो सब जीवन है उसको बचाने की कोशिश करेंगे और रोग जनक से है उनकी निगरानी करेंगे। उत्पाद की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए दूषित पदार्थों का परीक्षण आवश्यक है। जो दूषित पदार्थ है उनका परीक्षण करना भी आवश्यक है, जिससे अपने उत्पाद की विश्वसनीयता बनी रहेगी। अगला है पैकेजिंग एंड स्टोरेज। जो अपन मास प्रोडक्शन किया है अपने बायोपेस्टिसाइड का, उसका पैकेजिंग किस प्रकार से करेंगे, उसका भंडारण किस प्रकार से करेंगे। तो जैव कीटनाशकों को यूवी संरक्षित, यूवी यानी कि अल्ट्रावोलेट किरणें होती है उनसे संरक्षित और एयर टाइट कंटेनर में पैक किया जाता है। बायोपेस्टिसाइड को अपन यूवी किरणें होती है जो यूवी किरणों से अपन को बचाया रहना चाहिए, उनकी है जो यूवी किरणों से सुरक्षा करनी चाहिए और उनको एयर टाइट कंटेनरों में पैक करना चाहिए। अगला है ठंडी सूखी जगह पर भंडारण से दीर्घायु सुनिश्चित होती है। बायोपेस्टिसाइड को कहां पर भंडारण करना चाहिए? ठंडी जगह पर तथा सूखी जगह पर भंडारण करना चाहिए। अब बात करते हैं अपन की मास प्रोडक्शन में कौन कौन से चैलेंज आते हैं। अगर अपन कहीं पर
बड़े पैमाने पर मास प्रोडक्शन कर रही है, तो उनके लिए अपन को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, उसकी ये अपन बात करते हैं। चुनौतियों में अपनी पहले चुनौती आती है, वो है कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि विशेष उपकरण जैसे फर्मेटर मशीन, बायोरिएक्टर की आवश्यकता होती है। इनके लिए अपन को उच्च लागत की आवश्यकता होती है। जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मशीनें वगैरह है, उनके लिए अपन को उच्च लागत की आवश्यकता होगी। पहली चुनौती तो ये है। दूसरी है कि दूषित होने का जोखिम रहता है, यानी कि कॉन्टामिनेशन रिस्क। जो अपन प्रोडक्ट बनाते हैं वो है जो जल्दी मात्रा में दूषित हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है, उसके अंदर संक्रमण हो जाता है। सख्त स्वच्छता और गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता है। अपन को स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए पड़ेगा, और उनकी गुणवत्ता नियंत्रण जो क्वालिटी कंट्रोल है वो भी ध्यान रखना है। अगला है शॉर्ट सेल्फ लाइफ। कम सेल्फ लाइफ होती है, इनकी जो स्वयं की लाइफ होती है वो कम होती है। जैव कीटनाशकों को ठंडे भंडारण या विशेष फॉर्मुलेशन की आवश्यकता होती है। इनको है जैव बायोपेस्टिसाइड होते हैं, इनके भंडारण के लिए अपन को ठंडा तथा शुष्क स्थान की आवश्यकता होती है। अगला है अवेयरनेस एंड एडोप्टेशन, यानी कि जागरूकता। किसानों के अंदर जागरूकता की कमी है, किसानों में ज्ञान की कमी है, और प्रारंभिक संदेह बाजार में बाधा बन सकता है। किसानों को एक तो ज्ञान की कमी है कि बायोपेस्टिसाइड के उपयोग से क्या क्या लाभ होते हैं ये। दूसरा ये है कि पहली बार किसान कोई भी उपयोग करता है तो उन्हें संदेह रहता है कि बायोपेस्टिसाइड काम करेगा या नहीं करेगा। अगला है गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पॉलिसी। गवर्नमेंट की कौन कौन सी सपोर्ट और योजना है उनकी अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट योजनाओं की, ये अगला अपना की पॉइंट है। वो जो अपनी चुनौतियां थी, ये चुनौतियां ये है कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉन्टामिनेशन रिस्क, शॉर्ट सेल्फ लाइफ और अवेयरनेस एंड एडोप्टेशन। ये तो चार थी अपने चुनौतियां। अब अपन बात करते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पॉलिसी, यानी कि अपन को सरकारी सहायता और क्या क्या नीतियां है उनके बारे में अपन बात करते हैं बायोपेस्टिसाइड के प्रोडक्शन में। तो भारत में जैव कीटनाशक उत्पादन का राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जैसी योजनाओं के तहत बढ़ाया गया। भारत में जो जैव कीटनाशकों का उत्पादन है वो किसके तहत बढ़ाया गया? एनएमएसए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के द्वारा है वो बढ़ाया गया है। जैव कीटनाशक निर्माण इकाइयों के लिए सब्सिडी और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। जैव कीटनाशकों का अनिवार्य उपयोग जैविक खेती परमाणन में। जैविक कीटनाशकों का अनिवार्य उपयोग कहाँ किया जाता है? जैविक खेती के परमाणन में किया जाता है, जैविक खेती के सर्टिफिकेशन में किया जाता है। अब बात करते हैं अपन लीडिंग प्रोसेस इन इंडिया। भारत में प्रमुख उत्पादक कौन कौन से हैं? जो कौन कौन सी संस्था है जो मास प्रोडक्शन का उत्पादन करती है? तो इसमें पहला है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, NCOF ICR अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ है? गाजियाबाद में। कहाँ है? गाजियाबाद यूपी के अंदर राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। अगला अगर मैं प्राइवेट कंपनियों की बात करूं, यह तो थी अपने गवर्नमेंट कंपनी जो बायो प्रोडक्शन करती है, बायोपेस्टिसाइड का बायो मास प्रोडक्शन करती है। अब निजी कंपनियां कौन कौन सी है जो बायोपेस्टिसाइड का मास प्रोडक्शन करें? तो इसमें टी स्टैंड्स एंड कंपनी, मल्टीप्लेक्स बायोटेक आदि कंपनियां हैं। उसके अलावा छोटे उद्योग है जैसे कई MSME, मिनिमम स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइज है जो उद्योग है वो भी कई सारे जैव कीटनाशकों का उत्पादन करते हैं। फ्यूचर डायरेक्शन भविष्य की दिशा, मिनिस्ट्री ऑफ शॉर्ट एंड जो मिड इंडस्ट्रीज होते हैं उनके बाद जो उच्च उत्पादन के लिए उन्नत फर्मेंटेशन तकनीकों का विकास की आवश्यकता है। बेहतर किस्मों के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग की जरूरत है अपन को, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के बीच में सहयोग होना चाहिए। जैव कीटनाशकों को बढ़ावा देने के लिए किसानों के प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपन को वृद्धि करना चाहिए। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने बायो प्रोडक्शन का किस प्रकार से अपन करते हैं, बायोपेस्टिसाइड के मास प्रोडक्शन की तकनीक के बारे में अपन ने जानना था। आज की क्लास में अपन क्या पढ़े? मास प्रोडक्शन पढ़ा था अपन ने, किसका? प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो बायोपेस्टिसाइड की, यानी कि बायोपेस्टिसाइड का अपन किस प्रकार से उत्पादन करने की तकनीक है उनके बारे में अपन ने बात की है। तो अगर आप भी BSc एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपको प्रत्येक सेमेस्टर के नोट्स, क्लासेज, PDF सभी है आपको मिल जाएगा। तो आज ही ये चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास में शेयर करें।
आपने लास्ट समय तक मुझे देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।